हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद होगा कि अच्छे होगे। तो मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा ही होगा। अगर वीडियो में तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो हमारी कहानी की शुरुआत एक सुबह से होती है। एक बावर्ची सबको जगा रहा होता है। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है, जो कि सोया होता है बेड पे। उसी के बगल में एक बंदा होता है जो कि अपने बूट में कुछ ढूंढ रहा होता है, बेसिकली निकाला। तभी हमारे एमसी की आंख खुल जाती है और एमसी कहता है, ज़रा शांत हो जाओ यार, कितना हल्ला करते हो तुम लोग। तभी एमसी बताता है कि ये लोग मेरे दोस्त हैं जो कि मेरे ही डिवीज़न में हैं। मैं इनका बेसिकली कैप्टन हूँ, इनके डिवीज़न का कमांडर हूँ। तभी बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, शंखनाद कर दिया जाता है और एनरिक द्वारा ललकारा भी दिया जाता है कि सामने वाली सेना को रौंद दिया जाए उसकी सेना द्वारा। तभी सामने वाली सेना को दिखाया जाता है, एक भारी तादाद में एक सेना होती है जो कि किसी को भी मारने के लिए तैयार होती है। तभी हमें एनरिक का सीन दिखाया जाता है। एनरिक बहुत संघर्ष कर रहा होता है युद्ध भूमि में, क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं होता। तभी वो एक बंदे को लात मारता है। तभी उसको एक बंदे ने इसके कमर से उसे पकड़ के गिरा देता है, जिससे कि वो उसे मार सके मुक्के। तभी वो एमसी को लगता है मारने। तभी एमसी का दोस्त जो होता है ना, पीछे से उसे मार देता है तलवार से, उसकी गर्दन अलग हो जाती है। तभी एमसी के हाथ से उसकी तलवार ही छूट जाती है। एमसी कहता है, अगर मेरे हाथ में तलवार होगी तो मैं नाइट बन जाऊंगा एक न एक दिन। तब भी वो संघर्ष कर रहा होता है। तभी एक तीर आती है जो कि हमारे एमसी के दोस्त के सर में लग जाती है, जिससे कि हमारे एमसी का दोस्त मर जाता है वहीं पे। जिसे हम एमसी देखकर हैरान हो जाता है। ये सोचता है कि क्या मैं अपने हार्ड वर्क पे कभी नाइट बन पाऊँगा या नहीं। अपने ही हार्ड वर्क पे वो संदेह करने लगता है कि अगर वो उसके पास टैलेंट होता तो वो उसे बचा सकता था। तभी हमें एक तलवार दिखाई जाती है जो कि हमारे एनरिक की तरफ बढ़ रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एनरिक के सर में वो तलवार जाके लग जाती है, जिससे कि एनरिक का भारी ब्लड लॉस होने लगता है। जिसे एनरिक देख सोचने लगता है, क्या अब मेरी यही अंत है? क्या अब मैं यहीं मरने वाला हूँ? क्या मैं इस कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर नाइट बन भी पाऊँगा? यही सोचते वो अपने घुटनों पे आ जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगती हैं, जिससे कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को खोने लगता है। तभी उसके कॉन्शियसनेस में ब्लू रोशनी दिखाई जाती है, जो कि एक मिस्टीरियस पर्सन की होती है। और वो उसे बोलता है, क्या तुम अभी हार मान जाओगे? क्या तुम अपने हार्ड वर्क को नहीं पाओगे? तभी एमसी को दिखाया जाता है। फिर से वो अपने उसी सुबह में लौट आता है। बेसिकली ये एक टाइम लूप में फंस गया होता है, जब तक कि वो सामने वाले बंदे को ना मार दे। तभी उसकी आँख खुलती है। तभी वो फिर से उठता है और वही वही सुबह वही शाम वही सुबह देखता है, जो कि वो उसका दोस्त वैसे ही चिल्ला रहा होता है अपने जूते को लेकर एक एक कीड़े के द्वारा। तभी हमारा एमसी उसे देखता है, कहता है, क्या मैं फिर से वहीं लौट आया? फिर उसी बैटलफील्ड को दिखाया जाता है। उसी दिन फिर उसी बैटलफील्ड को दिखाया जाता है। एमसी के ऊपर फिर से हमला होता है, लेकिन हमारा एमसी उसे डॉच नहीं कर पाता और उसके सर में जाके तलवार फिर से लग जाती है, जिससे कि उसका मृत्यु फिर से उसका गला कट जाता है, जिससे कि वो फिर से मरने लगता है उसी बैटलफील्ड में। उस नाइट को वो हरा नहीं पा रहा होता है, जिससे कि वो फिर से वो एक सुबह में आ जाता है। बेसिकली बार बार वो उसी दिन आ रहा होता है जब जब वो मर रहा होता है। तो फिर से वो अपने गर्दन को देखता है, कहता है, क्या ये एक सपना नहीं ना है? लेकिन फिर हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। उसी बैटलफील्ड में फिर से एक गर्जना के साथ युद्ध घोषणा कर दी जाती है। ये एनरिक का चौथा अटेम्प्ट होता है उस नाइट को मारने में नाकामयाब हो जाने के कारण, क्योंकि एनरिक को वो नाइट फिर से दिखता है जो कि एकदम बैडएस तरीके से आ रहा होता है सामने से, अपनी तलवार लेकर लंबी स्वॉर्ड के ज़रिए, जिसका सामना करने के लिए एनरिक भी तैयार होता है इस बार कि वो उसे इस बार मार ही देगा। लेकिन एनरिक यह देखकर हैरान रह जाता है कि वो उस परफेक्ट स्टेप को एक्सेप्ट करने लगता है, अपनी मौत को गले लगाने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वो इसे इस बार भी नहीं मार पाएगा उस नाइट को। और उस नाइट की तलवार उसके गर्दन में जाके फिर से लग जाती है, जिसे वो महसूस करते उसके मुंह से खून की छींटे बाहर निकलने लगते हैं और वहीं वो फिर से धराशायी हो जाता है। एनरिक ये सोचता है कि अगर मैं और थोड़ी मेहनत कर लेता, अगर अपनी तलवार को और ताकत से पकड़ के मारता, तो क्या शायद मैं इसे मार सकता था। लेकिन वो नहीं मार पाता और एनरिक का खून पूरे युद्ध भूमि में ऐसे ही बिखरा रहता है और वो फिर से अपनी
कॉन्शसनेस के एबिस में चला जाता है और वही उसे मिस्टीरियस लाइट दिखाई जाती है जो कि उससे पूछती है, तुम कब तक संघर्ष करते रहोगे अपने जीवन को लेकर? क्या तुम उसे जीत भी पाओगे? क्या उसे तुम हरा भी पाओगे? जो कि ग्रिम रीपर होता है, मौत का देवता, उससे पूछ रहा होता है। लेकिन हेनरिक अपने घुटनों पर ही टिका रहता है और वो सोच रहा होता है कि उस नाइट को किस तरीके से मारे, अपने हार्ड वर्क के दम पे। एनरिक का रेज उसके चरम सीमा पे होता है क्योंकि वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और एनरिक का ये 18वां अटेम्प्ट होता है। इतने में तो बहनचोद कोई यूपीएससी क्लियर कर ले, इससे साला छूतिया अभी तक मार नहीं पा रहा है। और फिर एक नई सुबह के साथ उसकी आँख खुलती है और इस बार ये एकदम जोश में उठता है और इस बार वो बोलता है, कमांडर आप इस बार बहुत जल्दी नहीं उठ गए। कहता है कि तुम्हारे जूते में कोई बग है, उसे ध्यान से देख के निकाल दो। तो वो उसे देखने जाता है उसका साथी। वो कहता है, क्या इसका क्या मतलब है, इसमें बग है, ये साला भड़वा इसमें क्या कर रहा है? और उसे वो अपने पैरों तले कुचल देता है और कहता है, हे कैप्टन, क्या आपने इसे रखा है क्या? आप बताओ ना। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैंने इसे नहीं रखा, बस इसे मैंने चलते हुए उसमें देखा, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूँ। एनरिक अपने मन में सोच रहा होता है कि इस कीड़े को मैं 18वां बार देख रहा हूँ मरते हुए। इसका इससे भी मतलब होता है और खुद से भी मतलब होता है और पर्दे को हटाकर बाहर देखता है और अपने बचपन के दिनों को याद करता है कि वो कैसे नाइट बनने की सपने देखा करता था। वो बताता है कि उसके गांव में एक भाड़े का सैनिक आया होता है जिसे मर्सनरी बोला जाता है। वो अपने एक पैर खो दिया होता है और वही उसे सिखा रहा था। वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम एक दिन ज़रूर एक महान नाइट बनोगे, एक ऐसे नाइट जो कॉन्टिनेंट में अकेला ही किसी को ताकत को पलटने की दम रखता हो। यही सोचकर उसके खून में उबाल आ जाता है कि वो बड़ा होकर एक नाइट बनेगा, लेकिन बड़ा होकर वो कुछ और ही बन जाता है। लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, एक ऐसा निवी जो पहले ही दिन थक गया हो। इतनी कार में बैठे सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये बच्चा तो मर्सनरी भी नहीं बन पाएगा, तो ये नाइट बनने के सपने देख रहा है। लेकिन एनरिक उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपना तलवार उठा के फिर से वो रात भर ट्रेनिंग करने लगता है। बताता है कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये तुम कौन सा सपना देख रहे हो, एक कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर नाइट बनने का, तुम नहीं बन पाओगे। लेकिन एमसी हमारा बहुत मेहनत करता है, वो जंगलों में जाकर बीस्टों का शिकार करता है और अपने खामियों को दूर करता है, उन्हें एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने लगता है बीस्टों को मारकर। वो सोचता है कि अगर मैं बीस्टों को मारूंगा तो एक्सपीरियंस जो होगा मेरे, वो ताकत में कन्वर्ट हो जाएंगे और मेरी स्वॉर्डमैनशिप और बेहतर भी बेहतर होगी, जिससे कि मैं बैटलफील्ड में और अच्छा कर पाऊँगा, जिससे कि मैं अपने नाइट बनने के एक कदम में एक कदम और आगे बढ़ जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके ऊपर एक हमला होता है जो कि उसे घायल कर देता है। वो ये सोचकर हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया। तभी हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर हमला करता है। वो महज 12 साल का होता है, जो कि उसे चैलेंज करने के लिए आया होता है। उसी विलेज का होता है वो बच्चा, लेकिन वो उसके पास टैलेंट होती है तो वो उसे हरा देता है और कहता है कि हे ओल्ड मैन, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। जिसे हमारा एमसी ये सोचकर हैरान हो जाता है कि क्या मेरे हार्डवर्क का कोई ये मतलब नहीं बन रहा। जिसे यह सोचकर एमसी बहुत गुस्सा में हो जाता है और कहता है कि एक 12 साल का बच्चा सिर्फ 6 महीने सीख कर स्वॉर्डमैनशिप मुझे हरा दे रहा है। और इसे ही सोच कर वो पागल हो जा रहा होता है और रात भर एक दरख्त पे अपने स्वॉर्ड को मारे जा रहा होता है उसी रेंज में कि मेरे हार्डवर्क का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, मेरे इतना मेहनत करने के बावजूद भी कोई फल नहीं निकल रहा है। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपने टैलेंट और हार्डवर्क के रास्ते को कंप्लीट कर पाऊँ? ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे मैं एक नाइट बनने के रास्ते को मैं कम कर पाऊँ? मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, लेकिन मेरी स्वॉर्ड एक टैलेंट आदमी को कभी पार ही नहीं कर पाती है। और यही सोचते सोचते उसे सुबह हो जाती है और वो हाँफने लगता है। वो रात भर सोया नहीं रहता है, जिससे कि उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़े होते हैं और यही सोच रहा होता है क्या मैं कभी नाइट भी बन पाऊँगा या नहीं। लेकिन तभी हमें दरख्त को दिखाया जाता है जो कि उसके वार से बहुत जरा से कटा होता है और कहता है कि वो कहने लगता है कि अगर मैं एक नाइट नहीं बन पाऊँगा तो कम से कम मैं अपने सभी एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके एक ऐसा सोल्जर बनूं जिससे कोई जल्दी बैटलफील्ड में हरा ना पाए। और यही सोच के वो उसके अंदर का रेज बाहर निकल रहा होता है और एक
एक ललकार के साथ अपनी सारी गुस्से को आसमान में निकाल देता है और एक आखिरी वार के साथ उस दरख्त को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं तोड़ पाता है। तभी हमें फ्लैग दिखाया जाता है। एक क्रूसेर डिवीज़न होता है जिसके पास 4 पलटन, 4 कंपनीज और 4 स्क्वाड होती हैं। तभी हमारा एमसी बताता है कि वो एक अपने मेहनत के दम पे स्क्वाड लीडर बन गया है। तभी उसके एक पार्टनर होता है, उसे बोलता है, हे जैक्सन, अब तुम्हें क्या हुआ, अब तुम्हें मुझसे क्या लेना है। तो वो बोलता है कि आज सुबह की ड्यूटी क्या तुम मेरे लिए कर दोगे। तो जैक्सन बोलता है कि क्यों। तो अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले कुछ चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे। तभी वो चला जाता है वहाँ से। तभी रेम कहता है कि हाँ, उसे देखा है, वो कैसे तुम्हें घूर के देख रहा था। तभी हमारा एमसी बोलता है, रेम। वो बोलता है, क्या तुम मेरे ऊपर भी कुछ थोपना चाहते हो। लेकिन एमसी बोलता है कि हार्ट ऑफ बीस्ट मुझे सीखना है। तो बोलता है, हार्ट ऑफ हे कैप्टन, हार्ट ऑफ बीस्ट सीख कर अब कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन तभी एमसी को अपना पास्ट याद अपना वही पास्ट याद आने लगता है। लेकिन फिर भी एमसी लड़ने लगता है अपने दोस्त रेम के साथ, और उसे वही याद आने लगता है जो कि उस नाइट ने उसके गर्दन में मारा होता है तलवार, और उसकी आंखें एकदम रेत से भर जाती हैं वो याद करने के बाद। तभी हमें बताया जाता है कि नौलेलिया और एस्पेन की लड़ाई फिर से स्टार्ट होगी, जिसमें कि हमारा एमसी इसी जंग में मारा जाएगा। और तभी सेना को दिखाया जाता है, जो कि सेना अपने रेस में होती है कि सामने वाली सेना को वो चीर फाड़ के रख देंगे, चाहे जो भी हो। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक सोल्जर को नीचे गिरा कर मार रहा होता है। तभी उसके सर में एक भाला आता है जिसे वो पीछे मुड़कर डॉज करता है, और अगले ही पल वो उसके पीछे से हमला करता है, जिसे वो अपने ढाल से बचता है बार बार से। और उस सोल्जर को मारने के बाद उसे रिलैक्स्ड हो जाता है, और वो आगे सोचने लगता है अपने एक अनदर स्क्वाड मेंबर को देखकर कि ये अब मरने वाला है बहुत जल्दी। तभी वो आसमान में एक तीर को देखता है और सोचता है कि नहीं, मैं इसे मरने नहीं दे सकता, इसे किसी तरह मैं बचा लूँगा। तभी वो अपना ढाल लेकर उसके सामने कूद जाता है और उस तीर को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि वेल बच जाता है। तभी उसके पीछे से एक सोल्जर हमला करता है। तभी हमारा एमसी घूमकर अपनी तलवार से एक पुच्ची देता है और उसका गर्दन धड़ से अलग ही कर देता है, जिससे एक बैडास तरीके से वो सामने देखता है। तभी वो किसी को देखकर अपने रेज में आ जाता है। तभी उसके सामने वही उसका जानी दुश्मन खड़ा होता है, वही नाइट, जो कि उसी के सोल्जर को मारते हुए आगे आ रहा होता है। जो उसके सामने आ रहा होता है उसे चीर फाड़ कर आगे आ रहा है। तभी उसकी लाल आँखों को दिखाया जाता है, एकदम बैड तरीके से आगे आ रहा होता है, धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। और हमारे एमसी की भी खून उबाल मारने लगता है, एकदम रेज में चढ़ने लगता है, जिससे कि हमारा एमसी तैयार हो जाता है अपने ढाल और तलवार को लेकर उस सोल्जर का सामना करने के लिए। और उसी का यही क्रेज़ देखकर वो नाइट भी एकदम आग बबूला हो जाता है। तभी हमारा एमसी अपने दोस्त की कही गई बात को याद करता है कि आपको अपने दुश्मन के आंखों में आंख मिलाकर एकटक देखना है, आपको अपनी आंखें बंद नहीं करना है, वरना आप बैटलफील्ड में आप एक पल में ही मार दिए जाओगे। ये अब उसका दोस्त उसे समझा रहा होता है। तभी हमारा एमसी अपने यादों में से बाहर आता है और कहता है कि ठीक है, अब मैं इसका सामना अपनी आंखें खुली रख के करूँगा। इस बार मैं इस नाइट को अपनी खुली आंखों से मारूंगा, एक जानवर की तरह। हमें उस नाइट को दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार लेकर एमसी की गर्दन काटने के लिए तैयार होता है। और हमारा एमसी एकदम बीस्ट, एक जानवर की तरह एकदम रिएक्ट कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है एक जानवर सिर्फ मारना जानता है, वो मौत के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन तभी हमारा एमसी कहता है, नहीं, ये मौत के बारे में नहीं है, मौत मुझे और ताकतवर बनाती जा रही है, जिससे कि मैं और स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा। तभी हमारा एमसी उसकी तलवार को डॉज करता है, एकदम ज़र्रे से बचता है, जिससे कि वो हैरान हो जाता है कि मैं भी बाल बचा। तभी उसके दिल को दिखाया जाता है जो कि तेज़ी से पंप करने लगता है, वो और रेज में जाने लगता है उसका दिल। तभी वो नाइट देखकर हैरान हो जाता है कि एमसी उससे कैसे बच गया, और एमसी भी हैरान होता है कि वो पहली बार उसकी तलवार को डॉज किया है। तभी हमारा नाइट उसे देखता है और कहता है, अच्छा तो तुम बच गए। तभी हमारा एमसी पीछे मुड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नाइट अपनी लंबी तलवार से उसके गर्दन में ही घुसा देता है, और हमारे एमसी की गर्दन को फिर से एक बार
घायल कर देता है। और एमसी बताता है कि ये उसका 21वां बार है मरने का और ये यही सोच रहा होता है कि इसे कैसे मारे, इस नाइट को जान से। यही सोच सोच के वो पागल हो रहा होता है इतने गुस्से में कि उसका रेज फिर से एक बार चरम सीमा पे होता है और यही सोचते सोचते वो मर जाता है और अपने कॉन्शियसनेस में फिर वापस आ जाता है। वो बोल रहा होता है कि वो इस टाइम लूप में फंस चुका है और वो इस पेन को महसूस कर पा रहा है और वो डिप्रेशन को भी महसूस कर पा रहा है। वो आइडेंटिटी बोलती है कि तुम हार क्यों नहीं मान जाते, तुम आ जाओ हम मेरे साथ, तुम अपना जिद छोड़ दो। लेकिन हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो फिर से एक रेज में आ जाता है। अब उसे मज़ा आने लगता है। तभी फिर से एक सुबह होती है, वही सुबह होती है और फिर से हमारा एमसी उठता है। इस बार पहले उठता है। वो बंदा बोलता है कैप्टन आज इस बार पहले ही आप उठ गए हो। तभी हमारा एमसी कहता है हाँ अब टाइम आ गया है। उसी बैटलफील्ड से हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि फिर से वही रैम वहीं लड़ रहा होता है और कुछ देखकर हैरान हो जाता है। कहता है कि ये फिर से एक स्वॉर्ड के साथ एक नाइट आता है जो कि उसके गर्दन पे हमला कर देता है और एनरिक उससे भाल बचता है और डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है जिससे कि वो सोचता है कि मैं उसे चकमा देके उसके गर्दन पे हमला करूँगा। लेकिन उसके गेंद में उसके तलवार घुस जाती है और वो घुटनों पर गिरने लगता है और सोचता है कि मैं इसे आज फिर भी नहीं मार पाया, मैं इसे कब मारूंगा। और यही सोचते सोचते वो ज़मीन पे धराशायी हो जाता है और उसके गर्दन से एक लॉकेट गिरता है जो कि अजीब लॉकेट होता है जिसके बारे में वो हमें बताता है कि जब वो एक गिल्ड में हुआ करता था मर्सनरी के रूप में, तो एक गिल्ड में एक रिक्वेस्ट आई थी कि एक विलेज पे बीस्ट हमला कर रहे हैं, उसे जाके ख़त्म करना था। तभी वो ये सब कह रहा होता है, हमें बता रहा है अपने स्वॉर्ड की मदद से खड़े होते होते और वो वहाँ से निकल जाता है। और तभी एक विलेज के सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बुढ़िया होती है और उसे ये पेंडेंट वहीं से उसे प्राप्त हुआ होता है और इस पेंडेंट को देख के वो हैरान हो जाता है। वो बुढ़िया बताती है कि तुम्हें जो भी हासिल करना होगा बेटा, तुम अपने दृढ़ संकल्प की मदद से इससे हासिल कर लोगे, इसे कभी खोना मत। ये तुम्हें हर वो चीज़ पाने में मदद करेगी जो तुम चाहोगे। लेकिन एनरिक वहाँ पे इस बात को हल्के में ले लेता है और कह रहा होता है कि शायद ये उसी दिन से हो रहा है, ये दिन रिपीट किया जा रहा है बार बार, जो कि मैं एक नाइट बनना चाहता हूँ सबसे ताकतवर इस कॉन्टिनेंट का। तभी हमारे नाइट को दिखाया जाता है जो कि वहीं खड़े खड़े इसे ऊपर तलवार तान के इसे मारने वाला होता है। तभी हमारा एनरिक करा रहा होता है और बोल रहा था इस पाप के लिए तुझे मैं एक न एक दिन ज़रूर मारूंगा भड़वे, तो इस चीज़ के लिए पछताएगा, मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा कि तूने मुझे क्यों नहीं मारा अभी तक। और तभी हमारा नाइट को दिखाया जाता है जो कि अपने कोल्ड रूप में होता है और उसके ऊपर हंस रहा होता है और कह रहा था जाके नर्क में अपने पप्पा से पूछना कि मैं तुझे कैसे भेजा हूँ। तभी हमारा फिर से एक नया सुबह होता है। एक बावर्ची फिर से वैसे ही जगाता है। एनरिक हमारे रेम को बताता है कि तुम्हारे जूते में कीड़ा है। तभी रेम भड़क जाता है, कहता है तुम्हारा दिमाग तो सही है कैप्टन, तुम अभी तक मजाक क्यों कर रहे हो। तभी रेम बोलता है कि मैंने उसे तुम्हारे जूते में जाते हुए देखा, तुम मेरे ऊपर चिल्ला मत। तभी उसका ध्यान एक कीड़े पे जाता है और इस कीड़े को कुचल देता है और उसकी बातों को इग्नोर मार रहा होता है रेम के। तभी वो रेम से बोलता है रेम चलो बाहर मेरे साथ, तो मुझे तो हार्ट ऑफ बीस्ट सीखना है। तभी रेम थोड़ा सीरियस हो जाता है, कहता है अच्छा तुझे हार्ट ऑफ बीस्ट सीखना है। तभी वो उन दोनों स्पारिंग सेशन में दिखाया जाता है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े होते हैं। तभी थोड़ा सा एनरिक थोड़ा कष्ट में होता है क्योंकि रेम उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। साला काय का कैप्टन बनेगा तेरे ऊपर, तो ये तेरा ही सोल्जर तेरे ऊपर भारी पड़ रहा है चूतिए। तभी एनरिक थोड़ा डॉज करता है हमारा एमसी और उसे सोच रहा होता है। तभी रेम बोलता है कि अच्छा तुम बाल बच गए इस बार। तभी बोलता है तुम करना क्या चाहते हो कैप्टन, क्या तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से। तभी रेम बोलता है कि नहीं मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि उस बैटलफील्ड में उस नाइट को मुझे मारना है तो मुझे हार्ट ऑफ बीट्स सीखना ही होगा। और यही सोचकर जाके वो स्वॉर्ड उठा लेता है और कहता है कि किसी भी फैमिली टेक्निक को सीखना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे 10 बार कर चुका हूँ तो मुझे ये अपने दिमाग में भेजे में याद है। और बोलता है कि हे रेम चलो स्टार्ट करते हैं। और रेम ये सुनते ही पूरा जोश से भर जाता है, ऐसा लगता है कि साले ने वाइग्रा खा लिया हो। और उसके ऊपर यही सुनते टूट पड़ता है, कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कैप्टन, इसके बदले मैं तुम्हें ज़रूर सताऊँगा उस कीड़े के बदले। और यही बोलकर उससे बच रहा होता है। रेम उसके ऊपर हमले कर रहा होता है। रेम बोलता है क्या तुम चूज़ों की तरह इधर उधर बचना चाहते हो मुझसे। तभी एक हमला ऐसा करता है जो कि उससे उसके गर्दन से छू के जाता है। और ये रेम सोचता है कि ये वाला हमला तो शायद काम कर जाए उसके ऊपर, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ये इसमें बेसिकली अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों एक ही टाइम पे सोच रहा होता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए समझ जाओगे तुम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। तभी उसका बैलेंस जो बिगड़ा होता है वो अपने बैलेंस को संभालता है और उसके ऊपर उसी नाइट का हमला इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, एक स्ट्रेट स्वॉर्ड, जो कि रेम हमारा देखकर हैरान हो जाता है।
ये हमारा एनरिक को दिखाया जाए जो कि उसी परवर्ट नाइट की तरह स्टैब करने की कोशिश कर रहा होता है सामने की तरफ, लेकिन कुछ अलग ही होता है। हमारा रेम उसकी तलवार को उसके हाथों से छुड़ा देता है और कहता है कि अपना हाथ को देखो ध्यान से, उसमें ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, लेकिन एनरिक अपने हाथ को देख रहा होता है जो कि उसका हाथ काँप रहा होता है और सोच रहा था कि उसके स्टैब करने के तरीके में और मेरे स्टैब करने के तरीके में डिफरेंस क्या है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रेम बोलता है कि अब तक तुमने मुझे जो भी मूव दिखाया उसमें ये स्टैब करने का तरीका थोड़ा डिसेंट सा था, अच्छा था उसके कहने का मतलब। लेकिन हमारा रेम कुछ और ही सोच रहा होता है अपने दिमाग में कि उसके स्टैब करने के तरीके और मेरे स्टैब करने के तरीके में क्या है। तभी हमारा रेम बताता है उसे कि वो देखो, तुम्हें स्टैब करना है तो एक स्वॉर्ड को ऐसे बिल्ड करना होगा कि तुम मरने वाले हो, इसलिए तब तुम्हारी स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ से नहीं गिरेगी। तभी उसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि वो कैसे उस नाइट के सामने काँप रहा होता है, लेकिन वो नाइट 1% भी काँप नहीं हो रहा होता है उसे मारने के लिए, 1 भी % मर्सी नहीं दिखा रहा होता है। और हमारा एनरिक घुटनों के बल गिरा होता है और करा रहा होता है और उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है कि मैं इसे कैसे हराऊं इस नाइट को। लेकिन तब तक वो नाइट इसके गर्दन में अपनी तलवार घुसेड़ चुका होता है और यही सब बातें वो सोच कर अपनी एकदम जोश से भर के उस रेम की तरफ हमला करने लगता है उसी तरीके से। लेकिन रेम तब भी उसकी तलवार को गिरा दिए रहा होता है और वो फिर उसी नाइट के बारे में सोच रहा होता है, एकदम परवर की तरह हंसकर उसके ऊपर उसी तरीके से फिर हमला कर रहा था। और वो बोल रहा था वो उसका अटेम्प्ट 111वां है। और फिर वैसे ही उसी बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है और उसी तरीके से फिर उसके गर्दन में मार दिया जाता है और वो बोलता है कि उसका अटेम्प्ट 123वां है। फिर उसको उसी तरीके से गर्दन से फिर मार दिया जाता है और बोलता है ये इसका मरने का अटेम्प्ट उसका 123वां है। और इसी तरह से वो मरते जा रहा होता है 124वां बार, 125वां बार। और इसी जोश के सब अपनी दबी हुई आँख के साथ रेम के ऊपर हमला कर देता है अपने स्वॉर्ड को स्टेप करने के लिए सामने की तरफ। लेकिन तभी रेम देखकर हैरान हो जाता है उसकी स्वॉर्ड मूवमेंट को, इतनी तेज़ी से अपनी स्वॉर्ड को ग्रिप को पकड़ता है कि उसके हाथ में ही खून के छींटे पड़ जाते हैं। और रेम बोलता है कि क्या तुम पागल वागल हो गए हो कैप्टन, ज़रा अपने हाथ को तो देखो, तुम्हारे हाथ में पूरा खून ही खून हो गया। और लेकिन हमारा एमसी एक क्रीपी स्माइल देता है और कहता है आखिरकार मैंने उसे हासिल कर ही लिया, उस मूव को जिससे मैं हर बार मारा गया। तभी हमारा एमसी को फिर से बैटलफील्ड में दिखाया जाता है जो कि उसी रेड नाइट घोस्ट से लड़ रहा होता है अपनी तलवारों की मदद से और सोच रहा होता है कि इस बार मैं अपनी ताकत और मर्डर इंटेंस से इसे मार दूंगा। लेकिन तब भी रेड घोस्ट नाइट बच जाता है अपनी हेलमेट की वजह से। लेकिन हमारा एमसी नहीं बच पाता, उसके गर्दन में उसकी स्वॉर्ड लग जाती है जिससे कि उसका गर्दन कट जाता है और ब्लड उसके गर्दन से निकलने लगता है। इसी बताता है कि मैं अपनी आंखें पल के नहीं झपका सकता और ना ही अपनी तलवार को इस ज़मीन पे गिरने दे सकता हूँ। लेकिन एमसी का हाथ काँप रहा होता है जिससे कि उसकी तलवार छूट जाती है ज़मीन पे और वो रेड नाइट के पैरों के नीचे दब जाता है, जो कि रेड नाइट अपने पैरों से उसे नीचे दबाया होता है। और रेड नाइट घोस्ट हंस रहा होता है, कहता है लगता है तू दर्द में है, तुझे मैं आज़ाद कर देता हूँ, मैं तुझे थोड़ी मर्सी दिखा देता हूँ। लेकिन हमारा एमसी कहता है कि तू मरेगा। और ये सुनकर हमारा रेड घोस्ट नाइट थोड़ा सा थम जाता है और सोचता है मरेगा तो कल मरेगा, इसका क्या मतलब है। लेकिन हमारा एमसी बोलता है कि तुझे मैं इसके लिए कल मार दूंगा, तू नहीं बच पाएगा। और हमारा रेड घोस्ट नाइट क्रीपी सा स्माइल देता है, कहता है कि मरे हुए लोगों का कोई कल नहीं होता है, चूँकि तू मुझे ही क्या मारेगा। और यही वो न जाने अनजाने में ही मार देता है उसके छाती में तलवार। तभी हमें उस पेंडेंट को दिखाया जाता है जो कि उस पेंडेंट का थोड़े रहस्यमय फिर से वही चमत्कार दिखाया जाता है कि वो फिर उसी दिन में वापस से आ जाता है और उसी कीड़े को कुचल देता है और कहता है कि मैं इस कीड़े को उस जूते में जाते हुए मैंने देखा है। लेकिन हमारा रेम कुछ समझ नहीं पाता है। वो रेम हमारा इस बात के लिए उसे धन्यवाद करता है। लेकिन हमारा एनरिक बोलता है कि अगर तुझे धन्यवाद करना है तो मेरा गार्ड क्यों नहीं बन जाता। तभी एक रेड हेयर वाले बंदे को कहता है तू मेरे लिए गार्ड और तलवार और चाकू छुरी लेते हैं, इसके लिए मैं तुझे बाद में कंपनसेट कर दूंगा। लेकिन वो भड़क जाता है, कहता है कि मैं किसी का एहसान नहीं था कैप्टन, इसलिए मैं ला दे रहा हूँ। तभी हमारा रेम को बोलता है कि रेम तू अपना काम हर सब पे थोप देता है। तो वो रेम बोलता है क्या तुझे मरना है क्या मेरे कुल्हाड़ी से। लेकिन एक बंदा होता है वो बोलता है कि मैं तुम लोग को आशीर्वाद देता हूँ। तभी हमारा एनरिक बोलता है कि ये मेरा 125वां अटेम्प्ट है इस लाइफ का। और अपनी तलवार लेकर एक दरख्त पे चलाने लगता है, जिससे कि चलाने लगता है उस नाइट को सोच के कि मैं उसे कैसे हराऊंगा। और बोल रहा होता है कि मैं हर उस दर्द को महसूस कर सकता हूँ जो कि मैं हमेशा हर बार मारता हूँ। और यही सब दर्द और पेन को महसूस करते हुए उस दरख्त को तोड़ देता है और अब बैटलफील्ड के लिए तैयार हो जाता है और अपने गार्ड्स बूट्स और सब कुछ पहन के अपने हथियार को सजो लेता है, क्योंकि अब वो बैटल के लिए तैयार हो गया होता है। उसकी आँख में आग रहती है जो कि उस नाइट को इस बार वो मार ही देगा। और बिगुल बजा दिया जाता है युद्ध का, जिससे कि सारे सैनिकों में जोश आ जाता है और
और एनरिक अपने साथियों के साथ चल देते हैं बैटलफील्ड में लड़ने के लिए। तभी उसके साथी भी रहते हैं, 3-4 और भी रहते हैं जिनका नाम अभी मुझे बताया नहीं गया, लेकिन मैं बता दूंगा। एनरिक आगे आगे चल रहा होता है उस बैटलफील्ड में। तभी हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जिसमें दोनों सेनाएं आपस में घमासान युद्ध कर रही होती हैं। उसी में हमारा एनरिक भी होता है जो कि लड़ रहा होता है और बता रहा होता है कि ये इसका बता रहा होता है कि वो अभी तक अपने लक और प्रिपरेशन और शांत दिमाग के साथ अभी तक ज़िंदा रहा। और इसका ये 46वां दिन तक का अटेम्प्ट है। 46वें दिन उसके कंधे को उखाड़ दिया जाता है और 47वां दिन उसके सर को क्रश कर दिया जाता है और 48वें दिन उसके पैर को काट दिया जाता है। लेकिन जैसे वो बता रहा था वैसे वैसे उन दुश्मनों को भी मार रहा होता है उसी तरीके से। किसी का सर, किसी का कंधा, किसी का पैर उखाड़ दिया जाता है, ऐसे ऐसे करके उसको मारने जा रहा होता है। तभी एनरिक वो एक कुल्हाड़ी को ही उसके सामने वाले दुश्मन को सर में मार देता है जिससे कि उसका सर ही उखड़ जाता है और वो गिर जाता है। फिर तभी हमें उसके बाजू में एक कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि लड़ रहा होता है और एनरिक बताता है कि ये हर बार मर जाता है क्योंकि इसके सर में एक तीर आके लग जाती है, लेकिन इस बार इसे मैं मरने नहीं दूंगा। और जाके उसके सामने एक ढाल लेकर खड़ा हो जाता है जो कि एक तीर उसके सर के सामने ही ठीक आके लैंड होती है जिससे वो बचा लेता है। और कैप्टन बोलता है कि पीछे देखो तुम्हारे। तभी एक दुश्मन सैनिक का सर धड़ से अलग कर देता है एनरिक और उसका कैप्टन भी मार देता है, उसके नीचे से उसका गर्दन कट जाता है। तभी हमें रेड नाइट घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि सभी को काटते पीटते आ रहा होता है एक कूल एज फक लुकिंग से। तभी हमें दिखाया जाता है और हमारा एनरिक भी एकदम उसके अंदर भी आग होता है कि इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं मार ही दूंगा। तभी हमारा एनरिक और रेड नाइट घोस्ट एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के आगे बढ़ने लगते हैं एक दूसरे को सामना करने के लिए। तभी रेड नाइट तेज़ी से हमला करता है एनरिक की तरफ अपनी स्वॉर्ड को, लेकिन हमारा एनरिक अपने ढाल की मदद से बचने की कोशिश करता है। ढाल के साथ साथ उसकी गांड भी फट जाती है और वहाँ से भाग जाता है। एनरिक के इस कारनामे को देख के वो हैरान हो जाता है। रेड नाइट कहता है कि वो तो मेरे ऊपर हमला करने वाला था लेकिन नहीं किया। तभी एनरिक उसको हेडबट देता है एक और कहता है कि एक विलन मर्सनरी का ये टेक्निक है जो कि थोड़ा बहुत काम आ जाएगा और उसकी आंखों में धूल फेंक देता है जिससे कि उसका विजन ब्लॉक हो जाता है रेड नाइट का। और यही मौका देखकर एनरिक उसके ऊपर अपनी तलवार से वार करता है लेकिन वो रुक जाता है। आँखों को देखते ही वो रुक जाता है क्योंकि उसके मर्डर इंटेंस बहुत तगड़े होते हैं, इसलिए एनरिक की बॉडी काम करना बंद कर देती है। यही मौका देख के एनरिक के ऊपर वो हमला कर देता है लेकिन एनरिक बाल बचता है अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से और वो उससे दूर हो जाता है जिससे कि डिस्टेंस में आता है। यही देखकर रेड नाइट हैरान हो जाता है और गुस्से की वजह से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और एनरिक भी महसूस कर लेता है कि वो अब अपना वही अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करेगा जो कि वो उसके ऊपर हमेशा से करते आया है। और एनरिक भी तैयार हो जाता है वही उसके टेक्निक को काउंटर करने के लिए। अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके स्वॉर्ड को वो तोड़ देता है जिससे कि एनरिक की स्वॉर्ड उसके गर्दन में जाके लगती है और उसका खून निकलने लगता है। तभी हमें एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने बो पे एरो को लगा के छोड़ देता है हमारे एनरिक की तरफ, जो कि बहुत तेज़ी से चीरते फाड़ते आ रही होती है हमारे एनरिक को लगने के लिए। तभी हमारा एनरिक उस नाइट को मारने की तैयारी में होता है, उसका गर्दन धड़ से अलग करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि वो घुटनों पे होता है कि एनरिक मारने ही वाला होता है। तभी एक तीर उसी की तरफ बढ़ रही होती है बहुत तेज़ी से। तभी एक कुल्हाड़ी आती है जो कि उस तीर को तोड़ के रख देती है और एनरिक बताता है कि ये कुल्हाड़ी उसके दोस्त का है जो कि उस कुल्हाड़ी को रेम ने फेंका होता है एनरिक को बचाने के लिए। और इधर हमारे रेम ने उसके गर्दन में अपनी स्वॉर्ड घुसा दी होती है और उसे अपने घुटनों पर ला दिया होता है। और इधर दुश्मन सैनिक भी हार रहे होते हैं अपनी बैटल, जो कि हमारा रेम उसके सामने खड़ा होकर बोल रहा होता है कि क्या तुझे मर्सी चाहिए, अपनी आंखों में देखने के लिए बोल रहा होता है उसे। और उसकी आंखों में वही आग होती है जो कि पहले हमेशा एनरिक उसके सामने गिरा होता था, लेकिन इस बार एनरिक के सामने वो गिरा हुआ है। और एनरिक उसके एक पल में ही उसका गर्दन धड़ से अलग कर देता है और एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है कि आखिरकार मैंने उस दीवार को तोड़ ही दिया जिसे मैं 121वें अटेम्प्ट में भी नहीं तोड़ पाया था। ये इसका 145वां अटेम्प्ट होता है जो कि यूपीएससी इसने क्लियर कर लिया। और तभी हमें एक मिस्टीरियस पर्सन दिखाया जाता है जो कि उसके बाजू से सूं देना करके जाता है, उसे एक लात मारता है एनरिक को और हमारा एनरिक बहुत दूर तक जाके गिरता है और चिल्लाने लगता है अपने पेट को पकड़ के। तभी हमारा रेम दौड़ के आता है उसे बचाने के लिए और उसे देख के वो हैरान हो जाता है कि ये है कौन पीछे से। तभी हमारा रेम कहता है ये तो एक फ्रॉग है, ये फ्रॉग